ममता, अगर हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार न होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता। बात तो आपने सही की, लेकिन आपकी कामयाबी में हमारी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ममता, हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ गई। पापा पापा घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या गधा भी बन जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही महीनों बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है, हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रही थी। बहन, रमेश के परिवार में एक परी और आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह से सच है, लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे? ये रमेश के परिवार के लिए एक परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा बहन, अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश भागकर ममता के पास आया। पापा, मम्मी का पेट इतना फूला हुआ क्यों है? लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। नहीं बेटा ममता, मैं जल्दी से काकी को बुलाकर लाता हूँ, लगता है डिलीवरी का समय आ गया है। रमेश तुरंत भागकर गांव में गया और एक बूढ़ी काकी को बुलाकर ले आया। काकी अपने साथ कुछ और भी औरतों को ले आई। रमेश बेटा, मधु बेटी को लेकर बाहर जा, हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। मधु बेटा, चलो हम लोग बाहर खेलने चलते हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया। अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर ममता की डिलीवरी को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद काकी बाहर आ गई। रमेश बेटा, तू एक और बेटी का बाप बन चुका है, मुबारक हो। वो औरतें वहां से चली गईं। रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचा, लेकिन अपनी नवजात बेटी को देखकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था। ये क्या हुआ ममता, तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु बेटी का भी रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काले गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है, लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते हैं। ममता, मैं तुझे बहुत सीधी सादी औरत समझता था, पता नहीं ये किसका पाप है। मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मानता, मेरी सिर्फ एक बेटी है मधु। रमेश का ये रवैया देखकर ममता को बहुत दुख हुआ। खैर, माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपनी काली वाली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना मधु को, लेकिन उसका पिता और मधु दोनों ही उससे बहुत चिढ़ते थे। ममता ने अपनी बेटी का नाम सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे दोनों जवान हो गई। माँ ने तेरा नाम सुंदरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुंदर है नहीं। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर मुझसे इस तरह बात करती हो। मैं भी सुंदर हूँ, बस मेरा रंग ही तो काला है। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु और सुंदरी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले। इसीलिए उसके पिता ने सुंदरी का एडमिशन दूसरे कॉलेज में और मधु का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा दिया। रात में रमेश अपनी बेटी मधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया। मधु, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह पापा, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है। तभी वहाँ पर सुंदरी और उसकी माँ भी आ गई। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार पहनकर दिखाइए ना। देख, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे पापा मत बोला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू, इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर देख लीजिए कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतनी काली लड़की तेरी कोख में आ कैसे गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर फेंक चुका होता। खैर, ये तो रोज का काम था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुंदरी अकेले ही पास के गार्डन में कहीं घूम रही थी। तभी उसने एक मोरनी को देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर मोरनी है ये, पास जाकर देखती हूँ। सुंदरी ने पास जाकर देखा तो मोरनी के खून निकल रहा था।
वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। मोरनी तो घायल हो चुकी है, मुझे इसका इलाज करना होगा, इसे घर लेकर जाती हूँ। सुंदरी मोरनी को अपने घर लेकर चली आई और उसका इलाज किया। उसने उसके घाव पर मरहम लगाया और पट्टी भी बांधी, जिससे मोरनी अब ठीक होने लगी। दोनों की खूब दोस्ती भी हो गई। एक दिन मोरनी ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, तुम ऊपर से तो खुश रहती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जख्म हैं। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता सकती हो। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरा रंग काला होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। सुंदरी, तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी जिंदगी बचाई थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूं। तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती, क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं। तभी वो मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई। सुंदरी ये देखकर हैरान हो गई। मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ, जिसे लगाकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परी जैसी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात घर के बाहर मत निकलना, वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। इतना कहकर वो परी गायब हो गई। लेकिन चुपके से उसकी बहन मधु ये सब सुन रही थी। वो तुरंत सुंदरी के कमरे में पहुंच गई। सुंदरी, तू मेरी बहन है ना, थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दे प्लीज। सुंदरी का दिल बहुत बड़ा था। उसने थोड़ा सा मेकअप का सामान मधु को भी दे दिया। अगले दिन सुंदरी बिल्कुल परी जैसी बन गई। वो चांद की तरह चमकने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ ममता और पिता रमेश हैरान रह गए। ममता, तेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो ये काली थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? परमात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है, इसीलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग भी गोरा कर दिया। और उस जादुई मेकअप से मधु और भी सुंदर हो गई। अब उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को खूब प्यार करते। फिर एक दिन अमावस्या वाली रात अचानक रमेश को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। उसकी सांसें भी फूलने लगी। मधु बेटा, मैंने तुझे कार चलाना सिखाया है ना, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मधु, जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ। आज अमावस्या है, अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाऊंगी। मैं बाहर नहीं जा सकती पिताजी। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मुझे भी कार चलाना सिखाया है, मैं पिताजी को अस्पताल लेकर चलूंगी। चलो माँ। सुंदरी ने कार स्टार्ट की और अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि सुंदरी एक बार फिर से काली हो चुकी थी। उसकी माँ भी वहां पर खड़ी थी। ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल गोरी हो गई थी, फिर से काली कैसे हो गई? सुंदरी ने परी वाली सारी बात अपने पिता को बता दी। अब रमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधु मुझे अस्पताल तक लेकर नहीं आई। तभी वहां पर परी प्रकट हो गई। वो परी मैं ही हूँ, रमेश और ममता। परमात्मा ने जानबूझकर आपकी दूसरी संतान काली पैदा की थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप लोग ऊपर ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे। तुम्हारे अंदर काले और गोरे के बीच का भेदभाव पता नहीं किसने डाल दिया था। तुमने अपनी ही पत्नी पर शक किया, खुद की बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी बिल्कुल गोरी हो जाएगी, वहीं मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे। अब रमेश और मधु काले हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
अरे ये हुई ना बात। बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहां। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा, भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? अब ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था।
वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे शादी होगी मेरी? न लहंगा न अच्छे कपड़े, यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूं, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूं बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी, अब जा शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या आरती गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक से रघु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं आपसे आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और आरती वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और आलोक को जब पता चला कि आरती हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से आरती ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।